अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई टर्न्ड एसआईसी यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी समाअत दोबारा हुई। बहुत अहम समाअत थी। पिछली समाअत पर जो सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा था कि वो आधे घंटे में अपने दलाइल कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फिर एक दिन के वक्फे से आज जुमेरात की तारीख मुकर्रर की थी। लेकिन आज भी सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब वो तकरीबन 11:45 पर बेंच आया कि दलाइल 1:30 बजे तक जारी रहे और कंक्लूड नहीं हो रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फायसा और मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उनको भरपूर वक्त दिया बोलने का, लेकिन एक चीज़ जो बहुत स्ट्रेंज थी कि जहाँ जहाँ पर सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब से ऐसे सवालात होते थे, चाहे वो जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से या जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से या जस्टिस अतर मिल्ला की तरफ से, जिसमें सिकंदर बशीर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो फंस रहे होते थे, तो चीफ जस्टिस काजी फायसा उनको बाकायदा रेस्क्यू करते नजर आए, सवालात करने वाले जजेस को स्नब करते नजर आए और उनको कहते रहे कि आप आगे बढ़े, आप अपनी बात जारी रखें। तो वो बड़ा एक अजीब व गरीब रवैया था। लेकिन आज जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनकी पोजीशन भी बड़ी आज नज़र आई कि वो क्या सोच रहे हैं, इस केस को किस तरह से देख रहे हैं। तो इससे आज थोड़ा मजीद क्लियर हुआ। लेकिन हैरान कुन तौर पे आज चीफ जस्टिस काजी फायसा ने जिस केस को आज ख़त्म करने का अंदिया दे रखा था उसको सोमवार की तारीख तक मौखर कर दिया है। ये बहुत ही अहम है। ये 4 दिन क्यों चाहिए थे? क्या कोई अब बेंच में मेजॉरिटी का मामला है, क्या मामला है, या मामला ये है कि सीटें किसको मिलेंगी या मिलेंगी नहीं, इस पर कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मामला चल रहा है। तो हमारे साथ इस हेयरिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे मेरे फेवरेट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं हसनात मलिक, वो मौजूद हैं। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट्स देते हैं। तो मैंने कहा हसनात मलिक साहब को तंग करें दोबारा से और पूछें, हसनात आज की समाअत आपकी नज़र में क्या आपको रुख नज़र आया समाअत का? देखें असद, बड़ा चीज़ें क्लियर हो रही हैं दिन ब दिन। बड़ा क्लोज कंटेस्ट लग रहा है। 13 रुकनी बेंच है जिसमें 5-5 जजेस, बाज़ार ये लग रहा है कि बड़ा क्लियर पोजीशन पे 5 वो जजेस हैं, जो 4 वो हैं जो जस्टिस काजी फैसला करेंगे, वो उनके साथ 4 तकरीबन हर माह अनकंडीशनल वो होंगे। 5 वो हैं जो पीटीआई का 187 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या पीटीआई को दे सकते हैं, कोई सोमोटो 184(3) को 187 के साथ मिला के, या एसआईसी को भी दे सकते हैं। अब पीछे 3 जजेस रहते हैं, 3 स्विंग वोट थे। अब 3 में से भी 2 बड़े क्लियर जा रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो भी जिस किस्म के सवालात वो कर रहे हैं कि जी ये माल गनीमत कैसे मिल गया दूसरी जमातों में, और वो जिस तरह जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि ज़रा वो फॉर्म दें जिनमें सर्टिफिकेट और एक बंदे ने ख़ुद बताया हो डिक्लेरेशन, दोनों चीज़ें पीटीआई की जमा कराई हों। अब सलमान राजा साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने मेरा सर्टिफिकेट साथ लगाया ही नहीं। अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन हर इंतहा पे जा रहा है। अब नॉमिनेशन पेपर में कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ लगे ही नहीं। ये भी बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा पीटीआई को। जिस तरह की पहले ब्लंडर किए, आज भी उनको बहुत केयरफुल चलना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन आधे डॉक्यूमेंट लगाए तो ये क्या करेंगे, क्योंकि जी ये चीज़ लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। जो फॉर्म 45 का हशर हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन से आप यू कैन एक्सपेक्ट इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट जो है ना, वहाँ बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो ये बड़ा केयरफुल, कोई और तीसरी पार्टी उसमें रोल प्ले कर सकती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन एक असद, अगर 85-6 हैं मैंने, अगर एक भी जिसका जो है वो सर्टिफिकेट और पीटीआई का और जिसका डिक्लेरेशन पीटीआई का है, तो इसका मतलब है कि वो कंटेस्टेड पार्टी थी। पीटीआई की एक एमएनए रिटर्न कैंडिडेट था, उसकी बुनियाद पे दूसरे बेशक 85 गलत भी हो तो वो उसको शामिल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, तो वो एलिजिबल हैं। जो इंटरप्रिटेशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है, मखदूम साहब कर रहे हैं, उस हिसाब से तो एक चाहिए। और जिसमें सलमान राजा साहब और कई लोग कहते हैं कि हमारे नॉमिनेशन पेपर में बाकायदा सर्टिफिकेट और वो सारी चीज़, तो 2 बल्कि आज सीरियल नंबर 22 पे जस्टिस अतर मिल्ला ने बड़ा पॉइंट आउट किया कि जी ये देखें यहाँ ये चीज़ है, इसको आपने कैसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि आप कैसे इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इवन के जस्टिस जमाल मंदोखेल बोल पड़े, उन्होंने कहा हु आर यू कि आप किसी को इंडिपेंडेंट करें। देखिए ना, यही बात है ना कि जस्टिस जमाल, जस्टिस अफरीदी और जस्टिस हसन रिजवी वो भी बोल पड़े। जो स्विंग वोट को हम कह रहे थे कि अभी भी देखें, अब छुट्टियां हैं,
बहुत देखा जाए तो क्या सूरत हाल है। छुट्टियों में बहुत कुछ होगा, बहुत मुलाकातें होंगी, एक दूसरे को कन्विंस करने की जरूरत होगी, देखिए, बहुत कुछ वो होगा। पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में भी होता है, कन्विंस करने की कोशिशें होती हैं, हर लिहाज से होता है। चीफ जस्टिस को अपर हैंड होता है, लेकिन बाज़ाहिर ये लग रहा है कि आज की डेट तो जस्टिस काजी फैसल एक वोट से मिनॉरिटी में लग रहे थे इसी वजह से भी। अगर मुझे बताए कि मैं मेजॉरिटी में हूँ तो मैं तो 1 मिनट नहीं लेट करूँ। मैं कहूँगा आज ही कंक्लूड करें जी, ताकि मैं फैसला दूँ। देखें, बात यह है कि जो है ना, ये वो टाइम याद आ गया एक दफ़ा जब जस्टिस काजी फैसल का केस चल रहा था रिव्यू पिटीशन में, तो नंबर पूरे थे, तो मकबूल बाकर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजूर मलिक, ये काजी फैसल और सरीना ईसा को यही कह रहे थे कि जल्दी करें क्योंकि नंबर पूरे थे ना, 10 में से 6 पूरे थे, इनको पता था कि ये मामला। तो ये बड़ा क्लोज। देखिए, इस केस को सिर्फ ये नहीं है कि ये एक जमहूरियत का तो ये केस है, इसमें अब जुडिशल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व, जजेस की एग्जिस्टेंस का मामला है, इसमें सारा लिंकअप है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिस्कस हुई है जब ये बेंच बना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस जजों के हवाले से आ रही है? कई जजों को जो है वो दाना डाला जाएगा कि जी हम सीनियरिटी ख़त्म कर रहे हैं, चीफ जस्टिस कोई भी बन सकता है। कई को 1-2 साल का पैकेज तो सबको दे रहे हैं ना, कि ये तो मेरी एक सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारा प्लान अब ये है कि 2-2 साल सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दे दिए जाए। मैं इसी वजह से बार बार कह रहा हूँ कि ये 13 जजेस क्यों नहीं ये बात कर रहे कि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बेनिफिशियरी, देखें ना, उस कंटेक्स्ट में चीज़ों को लेकर जाए थे। तो ये देखें ना, इसमें अब जिस तरह कई एग्रीव भी हो सकते हैं, अगर 2 साल मिलते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, जस्टिस काजी फैसल 2 साल बढ़। देखें, अब लोगों का यही तजस्सुस है, बाकी इस केस में कोई नहीं है। पीटीआई का सारा ईमान आपने फॉर्म 45-47 में जितना चेंज हो चुका है, उनको ये 15-22 सीटें मिल भी जाएं, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा उनके लिए ये सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो रही है जजेस के हवाले से, और जजेस में कई, मैं जैसे बताया कि वो अग्रीव्ड होंगे और कई बेनिफिशरी होंगे। 2-2 साल तो मिलेंगे, लेकिन कई चीफ जस्टिस की वजह से डिले हो जाएंगे, और कई जो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनको क्लियर है, सीनियरिटी में आ रहे हैं, और अमेंडमेंट ये आ जाए कि जी कोई भी हुकूमत किसी को भी चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर सकती है, तो फिर क्या होगा? फिर तो ये जो 4-5 जजेस हैं, जैसे याही अफरीदी, जैसे मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, ये सारा इनको मसला हो जाएगा। कई ऐसे जजेस हैं जो ना सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने, ना यहाँ बन पाएंगे, वो अपना देखेंगे कि यार मेरा भी टाइम, मतलब ये मेरा लग सकता है ये जैकपॉट। ये अब इन चीज़ों में चल रहा है। इस तरफ हर तरफ जो रियलिस्टिक बात है, यहाँ ये हो रही है। और कानून आइन इंटरप्रेट जो बात होती है, टैक्स देखें, टैक्स मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ मफादात होते हैं वहाँ टैक्स नहीं देखा जाता, वहाँ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन भी हो जाती हैं। वहाँ आइन बड़ा क्लियर था 211 का, मैं फिर बात कर रहा हूँ, जैसे काजी फैसल ने रुजू किया एक जज मेड लॉ से कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती, हालांकि आइन में लिखा है कि नहीं हो सकती, लेकिन वो रमदे साहब ने उस वक्त, क्योंकि वो ठीक था, क्योंकि एक मैलाफाइडी थी, जब भी एस्टैब्लिशमेंट किसी जज को निकालना चाहे, कम से कम रेस्क्यू एक हो, और हम तो समझते हैं कि ठीक था, लेकिन आइन में तो नहीं था ना, उसका जवाब नहीं है क्या, जो ये कहते हैं ना टैक्स में। तो ये टैक्स कई ऐसी इंटरप्रिटेशन है, कई ऐसी चीज़ें हैं। कल मैंने एक जजमेंट इनकी, मैंने उसको बड़ा फॉलो किया था जस्टिस काजी फैसल की, कि कंप्रोमाइज़ हो जाए किसी मर्डर केस में, क्रिमिनल केस में, तो इनका ये था कि जी सेंटेंस ख़त्म हो सकती है, कन्विक्शन नहीं ख़त्म, अक्विटल नहीं हो सकती, सेंटेंस सिर्फ ख़त्म हो सकती है, बंदा बाहर आ सकता है, लेकिन वो उसको मुलाजमत या वो चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन जो, और इन्होंने ये मामला भेजा लार्जर बेंच के, साकिब निसार के, तो साकिब निसार ने आसिफ सईद खोसा के बेंच में भेज दिया, इनको खैर बेंच में नहीं बिठाया। इनके साथ खैर पॉइंट ऑफ व्यू में याही अफरीदी साथ है, मंसूर अली शाह उधर खोसा साहब के, लेकिन बाद में वो इनके साथ हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन खोसा साहब ने कहा जी कि हाइपोथेटिकल चीज़ पे कि जी ये है वो है, कानून में अगर ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे अपने आप में डाल के ये बात कर सकते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन कई दफ़ा काजी साहब ने अपनी रीज़न लॉजिक और चीज़ें डाल के की हैं, और वो उसमें क्लियरली कानून में नहीं था कि जी जो है वो एक्विटल ख़त्म नहीं होगी, या जो है वो ये कहते थे कि नहीं ख़त्म नहीं होगी। तो ये काजी साहब ने किया। तो ये अब जो आज का दिन था, आज के इस पे जिस पॉइंट पे आते हैं, देखें आज एक ही पॉइंट है जिस पे मैं समझता हूँ कि जजेस का नुक्ता फंस गया है। नुक्ता एक है जो बार बार वो कर रहे हैं, उसका जवाब ना इलेक्शन कमीशन के पास है, और एक वो ये है कि जी कैसे आपने पीटीआई के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर, और वो उन्होंने बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जस्टिस आयशा मलिक ने भी पूछा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि भाई अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था अपना पीटीआई का सर्टिफिकेट,
तो इलेक्शन कमीशन कानून से दिखाए कि उसके पास कानून में कहाँ ये इख्तियार था कि वो जिसने विड्रॉ ना किया वो इलेक्शन कमीशन खुद से उसको इंडिपेंडेंट। अब वो यहाँ जो है वो कहते हैं कि जब जो सत्र में नजर ने कहा कि इसका मतलब है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जनवरी 13 उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की, उन्होंने कहा हमने इंटरप्रिटेशन ठीक की। इसका मतलब है कि वो जनवरी 13 को बेस बना रहे हैं, बिल्कुल जनवरी 13 को बेस बना रहे हैं कि जी और जस्टिस कादी वो अब यही बात वो कह रहे थे। अब असल में ना जस्टिस कर्टिसी दिखा रहे हैं जस्टिस कादी फैसा को, सॉरी टू से। और जस्टिस कादी फैसा हालांकि ये जो कह रहे हैं रिव्यू पेंडिंग, अब रिव्यू तो इन्फेक्चुअस हो गया। मैं तो समझता हूँ पीटीआई को विड्रॉ कर लेना चाहिए रिव्यू में, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ना फैसला खिलाफ आ जाए। देखें जितना इस वक्त जो है वो फिक्स माइंड से इस वक्त सूरत हाल बन रही है, देखें ना सिंगल हैंडेड चीज़ें देखी जा रही हैं, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं, लिखा जा रहा है। ओपन माइंड से माजरत के साथ जज नहीं बैठे, एक दो तीन जजेस जो हैं जो ओपन माइंड जिनको हम कह रहे हैं ये और जो खासकर कादी साहब का है, उनका जनवरी 13 का आर्डर है, उनके फैसले की वजह से ये सारी तबाही आई है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई है। मैं समझता हूँ कि कादी फैसल साहब ने जब फैसला दिया था उस वक्त ही एक पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। उन्होंने भी किया, इलेक्शन कमीशन ने उसका इस्तेमाल किया। अब ये जजेस भी माजरत के साथ इनको भी कहना चाहिए कि जनवरी 13 का फैसले में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी और उसको यहाँ रिविजिट करना चाहिए। और कोई रिव्यू का अब कोई नहीं है, रिव्यू इन्फ्रेक्चर्स हो गया, अब क्या हो रिव्यू में रह गया है। रिव्यू छोड़े ना, फुल कोर्ट में यहाँ पर रिव्यू कर लेना, फुल कोर्ट में कर लें उस फैसले का। मैं कह रहा हूँ कि 187 किस चीज़ के लिए है, आइन का आर्टिकल क्या रिडंडेंट, जब आपको जमहूरियत जब खतरे में या एक बहुत बड़ा देखें यहाँ साकिब निसार और उन या जो माजी के जजेस थे वो उन्होंने इंडिविजुअल को फारिग किया, यहाँ पूरी जमात को आपने वाइप आउट किया। तो 187 का कब इस्तेमाल होगा? सिर्फ डैम बनाने के लिए 184 इस्तेमाल होगा। 184 सिर्फ दो दरख्त काट गए हैं तो वहाँ होगा, मतलब यहाँ कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने तकरीर कर दी तो हो गया। व्हाट्सएप पे किसी ने कह दिया कि जी डिस्क्रिशनरी फंड इस्तेमाल हो रहे हैं, वो गलत, वो उस बात की एविडेंस भी उस तरह नहीं था, उस पर डिनाई हो गया हुकूमत की तरफ से और सो मोटो ले लिया गया। यहाँ और भी इलेक्शन कमीशन को बुला के भी किया गया जिस तरह। तो देखें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस कादी फैसा इलेक्शन कमीशन से सबसे ज़्यादा उनको सवाल करने चाहिए, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ। अगर वो समझते हैं कि मेरे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन जो वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन हमने ठीक की है, और जजेस भी कटिसी दिखा रहे हैं, असल वजह तो सारी तबाही जनवरी 13 है। इसके अब जो मर्जी करते रहें, अब ये हो सकता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजेस कहें कि जी फैसला तो सिर्फ इंटर पार्टी के इलेक्शन का था, असेंबल का था, लेकिन ये है कि आपने ये इनको डिक्लेयर क्यों किया, तो कम से कम ये है कि थोड़ी एग्जोनरेट किया जाए। लेकिन ये बात नहीं है, जनवरी 13 के फैसले में बड़े फलाज हैं। आपने आर्टिकल 17 को बेनज़ीर भुट्टो की जजमेंट को बगैर डिसाइड की कंसिडर की हुई है, आपने एक फंडामेंटल राइट से महरूम किया और सियासी जमातों के राइट की बात आर्टिकल 17 में जिक्र है, डिसफ्रेंचाइज की। वही बात है। अब इंट्रा पार्टी का जो आप कह रहे हैं कानून में है, कानून आइन से तो बड़ा नहीं है ना, आइन को आपने देखना है। जब आप आइन को देखते हैं, तो इलेक्शन हो रहा था, आप एक महीना और दे देते। अगर वो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब उन मिल के इलेक्शन कमीशन से वो टाइम ले रहे थे तो आप भी दे देते। अब क्या वजह है? यही तो सवाल करते हैं लोग कि जो आप बात कर रहे हैं, आज सवाल हो रहे थे कि जी पीटीआई कि नहीं ये क्यों जो है वो नजरियाती के क्यों जमा कराया, कंफ्यूज क्यों थी, उस वक्त हालात क्या थे? ये जजेस, मैं वही बात कर रहा हूँ, बस असनाद भाई हालात पे आप आ गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस को पता चल गया पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक नहीं हुए, जुडिशरी का रोल क्या था, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था, पूरी करारदाद उन्होंने पास कर दी। पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे जज पता नहीं मरीख पे रहते थे, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह से लोग उठाए जा रहे हैं। नजरियाती के टिकट लेके आते हैं, रात को नजरियाती का चेयरमैन उठा लिया रहता है, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, टिकट विड्रॉ हो रहे हैं। उधर एक हाहाकार मची हुई है, एक खुली मैं कहता हूँ खुली बदमाशी हो रही थी मुल्क के अंदर। और आप कह रहे हैं क्या? मैं बताइए, फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आपने वो जी वो कह रहे हैं मुझे तशद्दुद किया गया, मेरी वीडियोस बनाई भेजी, ये कि जी मुझे जज साहब ने माफी भेजी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील में ना लाना, तुम्हारा नाम उस फहरिस्त में जिसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना है। इस हद तक मामलात गए हुए थे। आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, हम तो टैक्स देखेंगे, हमारे आगे दस्तावेज क्या आ रही है, मुल्क में जो कुछ हुआ होने दो। ये एक चीज सरकारी फैसला का एक पोजीशन है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये जनवरी 13 से बड़ी गलती होने जा रही है जो कर रहे हैं, अगर ये की गई और ये जजेस अगर माजरत के साथ बिरादरीज़म और हम ख्याल के तौर पे रहेंगे, धड़ेबाजी के तौर पे चलेंगे, तो ये भाई अपनी इंडिपेंडेंट जब तक व्यू नहीं देंगे एक्सप्रेस। और देखिए ना इस वक्त जमहूरियत का मसला है, असल मसला ये है कि प्रेसिडेंट क्या सेट किया जा रहा है
और ये प्रेसिडेंट हिस्ट्री में कैसे सेट होगा, ये मामला है, असल ये मामला है। देखिए आप इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि रिस्पेक्ट दें जी, ये है। वैसे मेरा ख्याल, मुझे ये बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कब उनका टाइम टेन्योर ख़त्म हो रहा है और रिटायर कब हो रहे हैं? सुना है कि वो शायद इसी साल ही कहीं पे रिटायर हो रहे हैं। और कोई आपके पास है कोई उस बारे में, कोई पता नहीं, किसी की कोई नज़र कुछ उस पोजीशन पे कुछ है? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट बड़ी एक लुक्रेटिव पोस्ट है, बड़ा 3 साल अगले हैं। अगर इस कैंप के जजेस में से कोई आ गया, कोई रिटायर हुआ अभी जो, या कोई हो चुका है, तो फिर क्या होगा? ये वैसे इलेक्शन कमीशन की ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो खैर अपोजिशन के साथ मिल के करनी है, वैसे वो तो मामला है, लेकिन यहाँ फिर कोई वो कमेटी भी है और फिर मामला मेरा ख्याल है कहीं जाता है अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन और हुकूमत के बाद। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तो कम से कम है, इतना आसान भी नहीं है, जज कम से कम ये होगा। लेकिन बात यह है कि वो पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखें, इस वक्त जो आज की हियरिंग है ना, उसमें एक ही बात है कि इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल किया गया कि आपने पीटीआई के कैंडिडेट को कैसे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। एक ही सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। और इवन के उनसे ये भी पूछा अच्छा, गया, अब उसकी जिम्मेदारी कुछ जजेस लिखेंगे, वो कहेंगे जी पीटीआई वालों की गलती है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को रुजू नहीं किया, ये अब इस वजह से ये मामला है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहेंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी गलती है, उस वजह से ये मामला सारा मैसअप हुआ है, इसको जानना चाहिए। अब हर एक की देखने की अप्रोच है कि इसको कैसे देखते हैं। अगर किसी ने पीटीआई को नॉकआउट करना है तो फिर उस तरह देखेगा, किसी ने अगर जो है वो ये रिजर्व सीटें उधर देनी है तो वो ठीक है। तो ये, लेकिन ये अब देखें, सिर्फ अब मटीरियल ढूंढा जा रहा है। जजेस माइंड बना चुके हैं सारे अपने, तकरीबन माइंड बना चुके हैं। आज नईम अफगान साहब भी बोल चुके हैं और उन्होंने भी कहा कि ये जो है वो उनका एक एग्जैक्ट कंसर्न था कि जी ये नॉन सीरियस एटीट्यूड था पीटीआई का। वैसे बड़ा माहौल पाकिस्तान में बड़ा आइडियल था, पीटीआई वाले नॉन सीरियस थे, वो तो जो हालात उनके बने हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो लीगल टीम है, वो जो उनके वकील थे, इमरान खान को भी उनसे पूछना चाहिए कि सिर्फ आप लोगों ने मुझसे टिकट लिए हैं, आपने जो ब्लंडर किए हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो दूसरी तरफ देखें इलेक्शन कमीशन का काम, उनसे कितना, जब यहाँ एक उन्होंने तो ब्लंडर किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो वारदात डाली उसको क्यों नहीं देख रहे आप? लेवल प्लेइंग फील्ड पे दरखास्तें आई यहाँ, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नॉमिनेशन फाड़ने वाला क्या सिस्टम है। आपको याद होगा सरदार तारिक वो साहब उनके उठा के ले जाते थे उम्मीदवार, जो कागजात नामजदगी जमा कराने जाते थे, उनके कागजात फाड़ देते थे, वो वीडियोज होती थी। बिल्कुल। तो ये मुझे लग रहा है कि अब जो आज की हियरिंग है उसमें एक ही सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको इंडिपेंडेंट कैसे डिक्लेयर किया। इंडिपेंडेंट पहले दिन से किया और उसी माइंड के साथ ही गलत होती नहीं चीज़ें। अब अच्छा, इवन के वो आज़ाद पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा भी, उन्होंने कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, हम साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने तो अपनी पार्टी का सर्टिफिकेट भी दिया, उसके बावजूद अपने अदा का आज़ाद कर दिया उनको, और फिर अभी खड़े हंस रहे हैं उनके। समझता हूँ कोई बात जज भी कटसी दिखा रहे हैं, वजह तो जनवरी 13 है। इलेक्शन कमीशन का आपको भी पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन दिनों में पानी का गिलास भी ना पीते अगर उनको ये अंदाज़ा ना होता कि सुप्रीम कोर्ट से ये चीज़ अप्रूवल ठप्पा नहीं लगेगा। बात सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ना, जब ये गलत इंटरप्रिटेशन और चीज़ें, वो उसको क्लैरिफाई कर देते। इलेक्शन कमीशन एक दरख्वास्त दे देता, अगर ना देता तो कादी साहब हर चीज़ में 100 मोटो लेते हैं, एक हर चीज़ पे खत लिखते हैं, उसमें खत लिख देते हैं। देखें यही तो मसला है ना कि आप एक फिक्स माइंड और एक जो आपका आमना सामने है। आपने नवाज शरीफ की तायाद नैली ख़त्म की, कैसे की पता है आपको? एक केस चल रहा था, वो फिक्स कैसे हुआ वो नहीं पता, वो फिक्सिंग कैसे हुई। फिर उसमें कोई नुक्ता निकाला गया कि जी देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, तायाद नैलियाँ सियासतदानों की हुई पड़ी, यानी वो एक केस था, वो फिक्स हुआ उन दिनों में, वो पता नहीं कैसे हुआ अलग नाम। तो उसमें कहा गया कि जी अब लार्जर बैंक बनता है, ठीक है आपने तायाद नैली ख़त्म, हम तो उस वक्त भी खिलाफ थे, आपने किया। लेकिन बात यह है कि नून लीग के हवाले से आपका रवैया और है, तायाद नैलियाँ, और पीटीआई के हवाले से और है। देखें आपको पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, इमरान खान की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन विल ऑफ द पीपल से इख्तलाफ तो नहीं कर सकते ना। अब विल ऑफ द पीपल को आप सप्रेस करेंगे, आप में और डिक्टेटर में फ़र्क क्या है? मतलब भाई ये एक मेन प्रिंसिपल। विल ऑफ द पीपल पे अगर आप प्रिवेल कर रहे हैं तो फिर तो डिक्टेटर ही हैं आप भी। देखें बात यह है कि आप वही बात है। अब आपको याद होगा कि एक वो टॉप सिटी वालों की एक पिटीशन भी आई थी। जी बिल्कुल, वो फैज़ हमीद के बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में। वो भी किस तरह लगी, उसमें एक पैराग्राफ डाला गया। देखिए ना बात यह है कि जहाँ कुछ करना होता है वो कर जाते हैं, जहाँ नहीं करना होता वहाँ कहते हैं मैं स्ट्रिक्टली फॉलो आइन और कानून को करूँ। तो देखें सब चीज़ें अब ओपन हो चुकी हैं। आज सिर्फ इलेक्शन कमीशन जब बोल रहे थे, इलेक्शन कमीशन से आपने पूछना चाहा आपके फैसले की,
जस्टिस जमाल मंदोखेल को दर्द है, आपको मसला है, उनको परेशानी है कि जस्टिस काजी फैसला के फैसले की वजह से फ्यूचर में भी उनको मसला, हिस्ट्री में भी होगा। वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये बात कि पीटीआई को क्यों इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ है, फैसले में तो कुछ नहीं था, वो बार बार कहते हैं फैसले में नहीं, लेकिन काजी साहब ने एक दो दफ़ा कहा है, लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछ रहे, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं। बचा रहे हैं। देखिए ना, बात यह है कि इतनी माजरत के साथ इतने फिक्स माइंड से फैसले, अगर दूसरी तरफ जो बात आ रही है कि अब ये एक तरफ ये भी आती है कि जैसे अतर मिन अल्लाह जो है ये बात क्यों कर रहे हैं, जब आप ये बात करेंगे प्लीडिंग से बाहर ना जाएं तो वो भी कहेंगे कि 187 और 184(3) के इस्तेमाल से हम वो सारी धांधली और धांधली वाली पिटीशन को देखेंगे, वो भी उस तरफ जाएंगे मामलात को। तो ये अब देखना है कि अप्रोचेस, बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस हसन रिजवी जो हैं वो और जस्टिस याह्या अफरीदी वो जो है ना वो बहुत ही क्रूशल है इस मामले में। इस केस में दो जजेस का बहुत ही क्रूशल, जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, काश अब देखते हैं कि वो जस्टिस काजी फैसला से डिसेंट कर पाएंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जो सोच, जो उनके रिमार्क्स, कई दफ़ा वो जस्टिस काजी फैसला को इंडोर्स भी कर रहे होते हैं, कई दफ़ा वो कहते हैं, आखिर में मैं देखूंगा कि वो क्या उनसे डिसेंट करेंगे या नहीं। आइडियली जस्टिस काजी फैसला के लिए मैं समझता हूँ आइडियली ये है कि यूनानिमस या कन्विंस कर दें सारे जजेस को और कहें कि जी ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सारी सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी और नून को बनती हैं। आइडियली जो है वो जस्टिस काजी फैसला की विक्ट्री होगी कि यूनानिमसली डिसीजन अपने आप को कन्विंस कर लें या कन्विंस हो जाए। बाकी 6-7 से और आगे पीछे आप लोग तो एक एक चीज़ का तजस्सुस कर रहे हैं। आप अभी हम बाहर निकले, हमें एक दो वकीलों ने, सीनियर वकीलों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी टाइम बाई किया गया है सिर्फ क्योंकि क्लोज कंटेस्ट है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि काजी फैसला साहब की एक वोट से या एक मेंबर से उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं है, जिसकी वजह से टाइम। अब ये देखें ना, लोग बातें करते हैं, सीनियर लोग बड़े टॉप सीनियर वकील ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैसला क्योंकि नजर आ रहा है कि वो मेजॉरिटी में नहीं है, बेंच में वो मेजॉरिटी फैसला नहीं देने की पोजीशन में, तो इसलिए उन्होंने टाइम बाय किया और उन्होंने तारीख 4 दिन आगे कर दी। बात यह है कि ये गलत होगी बात, लेकिन बात यह है कि इस वजह से क्योंकि मंसूर अली शाह, और अब मंसूर अली शाह साहब पे बात होती है कि फुल कोर्ट की उन्होंने मुखालफत क्यों नहीं की। अगर वो कर देते तो ये मसला ही ना होता। मंसूर अली शाह ये अगर बेंच पर रिजाइड कर रहे होते, आपका क्या ख्याल है 7-0 से ये सीटें मिल जाती हैं इधर। वजह यह है कि वो उन्होंने कटसी दिखाई। जो भी बात यह है कि आज भी उन्होंने नहीं कहा होगा कि ठीक है जी चलो मंडे तक चले जाते हैं। आज अगर ये 2 घंटे और चलता, आधे घंटे में सिकंदर ने केस को कंक्लूड करना था, लंबा किया गया। तो चीज़ों को एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि अब पीछे क्या रह गया, लेकिन अब हर एक जज का पता है कौन किसने क्या रिमार्क्स दिए, किसने क्या। अब देखते हैं कि क्या आगे सूरत है। अगर वो रिमार्क्स उनके फैसले में भी नहीं रिफ्लेक्ट होता तो फिर इसका मतलब लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। जिंदगी में ऐसे केसेस बड़े कम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कम से कम किसी की इतना नहीं है, वो अपने जो अभी ओपिनियन बना चुके हैं बेहतर है। हाँ, जैसे काजी फैसला पे मुझे ये है उम्मीद है, पता नहीं आपको तो नहीं होगी, कि क्या पता वो कन्विंस हो जाए। बहुत मुश्किल है कि मुझे एक चीज़ और साथ में लगती है कि ऐसा लगता है कि अगर सीटें हुकूमत को देने की कोशिश की गई तो चीफ जस्टिस कादी फैसला माइनॉरिटी में होंगे, अगर सीटें किसी को भी ना दी गई तो फिर उस सूरत में शायद चीफ जस्टिस कादी फैसला माइनॉरिटी में ना हो। दे चुके हैं कि जी टेक्स्ट में ये लिखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कम, लेकिन वो फिर कई दफ़ा जैसा भुट्टो रेफरेंस में उनका व्यू बड़ा सख्त था, लेकिन जब ओपिनियन आई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की शॉर्ट तो उसमें बजाय लगा कि एक दरमियानी रास्ता लिया गया ताकि यूनानिमस। लेकिन देखते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि विक्ट्री होगी अगर यूनानिमस फैसला होगा, जस्टिस काजी फैसला की विक्ट्री होगी। आखिर में मुझे बताएं, एक आज और भी डॉक्यूमेंट आपने ट्वीट भी किया कि बाप पार्टी ने इलेक्शन ही लड़ा था केपी से, उनको 2019 में स्पेशली इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया कि वो केपी में देखें एक लिस्ट होती है, जब लिस्ट बाकायदा दी जाती है और फिर लिस्ट, उसी लिस्ट के बाद जो है वो जब कोई आगे पीछे कोई हो जाए तो उसी लिस्ट में फिर सीरियल से अगले बंदे को मैंने MP शर्मिला फारूकी को गालबन सिंध असम्बली में एक दफ़ा वो 1.5-2 साल बाद बनी थी कि कोई एक रिजर्व सीट की सिंध की किसी ने रिज़ाइन दे दिया था या कोई और मसला हो गया था। तो अब ये देखें ना, ये इसमें बाप पार्टी ने कि उनके KP में जब इलेक्शन हुई है प्रोविंशियल और फाटा में, तो कुछ आज़ाद थे, उन्होंने बाप को ज्वाइन किया। बाप होता है। हाँ, और बाप हालांकि इलेक्शन लड़ भी नहीं रही थी। अच्छा, बाप को जब ज्वाइन किया है तो बाप को फिर रिजर्व सीट भी मिली है एक खातून। अच्छा, वो लिस्ट भी नहीं दी थी। तो ये जो इंटरप्रिटेशन थी ना कि लिस्ट जाना ज़रूरी है, उसकी स्क्रूटनी, वहाँ स्क्रूटनी 2019 में बाकायदा एक शेड्यूल जारी हुआ, वो लिस्ट किया गया, लिस्ट की प्रोवाइड की गई।
तो यहाँ क्या मसला है? बाप के लिए तो इलेक्शन कमीशन सब कुछ बात करने को तैयार था, लेकिन पीटीआई के लिए जरा कोई बात है। तो देखिए, आज मुझे एक चीज़ लग रही है कि सारा फोकस किया जा रहा है, सब ज़्यादा वो जो हैं उनके नॉमिनेशन पेपर, उनको डिस्क्रिपेंसी ढूंढी जा रही है और ढूंढा जा रहा है मटेरियल किसी तरह। और वेस्ट को भी क्या पता ये बताया जाए, देखें जी ये वो जमात है जिसमें लिखा हुआ था कि गैर मुस्लिम कोई नहीं मेंबर, और कोई किस तरह ख़वातीन की नॉन रिप्रेजेंटेशन होगी, मिनॉरिटीज़ की होगी। उस पर जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा भी कि आपने ये किसी और जमात का भी ये आइन इस तरह नोट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं नोट किया। उन्होंने कहा तो फिर इनका क्यों नोट नहीं, किया? वो बात ये है ना कि हम मटेरियल, हमने थोड़ा वेस्ट को भी खुश करना होता है ना। तो जब मटेरियल में क्या पता ये चीज़ भी एक पैराग्राफ लिखा हो कि देखें ये तो ख़वातीन के भी खिलाफ हैं, मिनॉरिटीज़ के भी खिलाफ हैं, तो ये इन ऐसे को रिजर्व सीट ये एल है कि इनको मिल सकती है। तो ये ऐसी चीज़ें चलेंगी, लेकिन 2-3 दिन बड़े क्रूशल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज कंटेस्ट है। बज़ाहिर अगर आज फैसला होता तो मेरा ख्याल है कि आज के फैसले के मुताबिक जो है भी कम अज़ कम ये सीटें पीपल्स पार्टी नून जो माल गनीमत वालों को ना मिलती। अब 3 दिन बाद क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि एवरीडे सिचुएशन चेंज हो रही। पहला राउंड था, उसमें यही लग रहा था कि पीटीआई के वकील, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील प्रिवेल कर रहे हैं। जब शुरू में पहला दिन आया, काजी साहब अग्रेसिव थे, सारे जजेस ने पीटीआई के जो क्वेश्चन किया, उनके जो बातें की, तो ऐसा लगा कि मेजॉरिटी जो है कम अज़ कम ये है कि वो सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई को भी नहीं दे रहे। लेकिन कल और आज की हियरिंग आपने बड़ी डिफरेंट, उसमें एक पॉइंट बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। अब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने की है, उस टेक्निकल बुनियाद पे आप ये माल गनीमत दे रहे हैं और उससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले रहे हैं और उससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में आई। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब का। आपने सुना कि असल जो एक चीज़ अभी असल नहीं, लेकिन लाइक जो एक गुमान किया जा रहा है, जो सीनियर वकला कह रहे हैं, वो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब आज के दिन तक बेंच में अक्सरियत खो बैठे थे, इसीलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने 4 दिन आगे की तारीख ली है। हालांकि आज कंक्लूड होना चाहिए था केस, और शायद ये 4 दिन इसीलिए होंगे कि कोशिश की जाए कि जो जजेस अब साथ नहीं हैं उन पर कुछ गौर खोज किया जाए, उनको वापस लाया जाए। तो देखते हैं सोमवार वाले दिन जो समाअत होगी। अब सोमवार को जो जजेस आज चीफ जस्टिस कादी फायजी से डेसेंट करते नज़र आ रहे थे, क्या सोमवार को भी नज़र आ रहे होंगे और क्या फैसले में भी नज़र आएंगे, ये आपको पता चल जाएगा। ऐसा लगता है अभी तक कि ये नशिस्तें किसी जमात को नहीं मिलने जा रही जो इजाफी मखसूस नशिस्तें हैं, और अगर इजाफी मखसूस नशिस्तें किसी जमात को नहीं मिलती तो ये भी एक लिहाज से पीटीआई की ही विक्ट्री होगी। और ये क्योंकि हुकूमत एक आइनी तरमीम की पोजीशन में नहीं रहेगी हुकूमत के पास, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।